जय हिंद दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वस्तुनिष्ठता की, यानी ऑब्जेक्टिविटी की। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार वस्तुनिष्ठता होती क्या है। इसके साथ साथ देखेंगे कि क्या वस्तुनिष्ठता संभव है, और यदि संभव है या नहीं है तो इसके समाधान के विषय में बात करेंगे, इसके उपायों के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार वस्तुनिष्ठता बढ़ाई जा सकती है। या इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें कि वस्तुनिष्ठता को सिविल सेवकों हेतु आधारभूत मूल्य के रूप में देखा जाता है और इसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो इसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आखिरकार वस्तुनिष्ठता है क्या। ठीक है, पहले अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति निर्णय लेता है, जब भी कोई लोक सेवक या सिविल सेवक जब भी निर्णय लेता है, तो उसमें होता क्या है कि कोई विचारधारा हो सकती है, कुछ कल्पनाएं हो सकती हैं, इसके साथ साथ पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता, कोई मान्यता हो सकती है प्रचलित। ठीक है, तो इससे जब मुक्त होकर इस बात पर ध्यान दें कि इन सब से जब मुक्त होकर कोई लोक सेवक जब निर्णय लेता है, तो उसका जो निर्णय लेने का आधार होता है वो मुख्य रूप से दो होते हैं। उसमें एक तथ्यात्मक हो सकता है, दूसरा तार्किक हो सकता है। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे जो तीसरा एरो है वो मैंने बनाया कि नैतिक नियमावली के आधार पर। तो जो आप दर्शन के विषय में बात करेंगे, वस्तुनिष्ठता को दर्शन के आधार पर जब सोचेंगे तो उसमें नैतिक नियमावली के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। तो मुख्य रूप से दो होते हैं। इसके साथ साथ यदि आप दर्शन को भी जोड़ें तो तीन तरीके से उसमें निर्णय लिए जा सकते हैं। और इसमें खास बात ये होती है, जो एरो का डायरेक्शन यदि आप देखें निर्णय में, तो लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति निर्णय मानने को बाध्य होता है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति निर्णय मानने को बाध्य होता है। तो इस बात पर ध्यान रखें। अभी देख लेते हैं इसमें कि वस्तुनिष्ठता शब्द का जो प्रयोग है, आप देखें एरो निर्णय करते समय मैंने जो लिखा है उसके लेफ्ट साइड में जो एरो उसमें लिखा है प्रयोग। तो प्रयोग तीन क्षेत्रों में किया जा सकता है, या तीन विषयों में भी आप कह सकते हैं कि दर्शन, विधि और नीति शास्त्र। तो दर्शन में यदि हम बात करें तो दर्शन में होता क्या है कि जो नैतिक कथन होते हैं वो वस्तुनिष्ठ इसमें कहलाए जाते हैं, और इन्हीं के आधार पर जो सत्यता की स्थिति होती है उसके आधार पर ही क्या किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के मन या मस्तिष्क में स्वतंत्र हो ऐसे कोई विचार हो सकते हैं जो नैतिक नियमावली के आधार पर हों, और जब स्वतंत्र होंगे तो जाहिर सी बात है वो सभी के लिए मान्य होंगे, सभी के लिए बाध्य भी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें नैतिक नियमावली का प्रयोग दर्शन में किया जाता है। विधि में यदि मैं बात करूं तो विधि न्यायालय से संबंधित है। जब भी न्यायालय में कोई निर्णय लिया जाएगा वो वस्तुनिष्ठता के आधार पर ही लिया जाएगा, तो इस विषय पर ध्यान रखें। और नीति शास्त्र की यदि बात करें तो यही जो मैं अभी आपसे बात कर पा रहा हूँ कि विचारधारा, कल्पनाएं, पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता और मान्यताओं से मुक्त होकर जब भी निर्णय कोई लिया जाता है, चाहे वो तथ्यात्मक आधार पर हो, चाहे तार्किक आधार पर हो, या नैतिक नियमावली के आधार पर हो, तो क्या कहलाएगा, वही ऑब्जेक्टिविटी कहलाएगा, और वो सभी के लिए बाध्य होता है और सभी के लिए मान्य भी होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसमें कि क्या वस्तुनिष्ठता संभव है। तो देखिए ऐसा है कि वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है। यदि 100% की बात करें तो वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है। होता क्या है इसमें कि जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है हमारे समाज में, उसमें होता क्या है कि जो मूल्य हमें बचपन से सिखा दिए जाते हैं, क्या कर दिए जाते हैं, जो मूल्य हमें बचपन से सिखा दिए जाते हैं। समाजीकरण में समाज के अंदर हम लोग रह रहे हैं, तो जो भी मूल्य हमको बचपन में सिखा दिए जाते हैं कि किसी समुदाय के साथ हमें कैसे रहना है, किसी वर्ग के साथ कैसे रहना है, हमें राष्ट्र के प्रति हमारी सोच क्या है, ठीक किसी प्रजाति के विषय में हमारी सोच क्या है, तो इस स्थिति में होता क्या है कि समाजीकरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव इसमें हो जाता है। ठीक है, और हमारी जो मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति कभी सकारात्मक भी हो जाती है और कभी मनोवृत्ति हमारी नकारात्मक भी हो जाती है। तो इस तरीके से होता क्या है कि हमारे जो मूल्य हैं वो धीरे धीरे क्या होता है कि उनमें जो संस्कार, हमारे जो मूल्य हैं उनमें क्या क्या होता है कि वो धीरे धीरे स्थापित ही हो जाते हैं। जैसा वो होता है हमारा मूल्य जो हमने सीखा हुआ है, उसी तरीके से हम व्यवहार भी करने लगते हैं। अभी यदि उदाहरण के लिए अब बात करूं कि यदि किसी न्यायालय को विधि के अनुसार यदि ले लें, तो किसी न्यायालय में यदि बात करें कि वो व्यक्ति हिंदू है और उसमें क्या है कि शुरू से ही हिंदूवादी विचारधारा उसके अंदर आ गई है, तो वो क्या होगा कि हमेशा जो निर्णय होगा वो हिंदूवादियों के पक्ष में ही देगा। ठीक है, तो वो संस्कारों में उसके आ गया है। इसीलिए यदि आप देखे होंगे कि अभी हाल ही में जो अयोध्या विवाद वाला जो मुद्दा सुलझा था, उसमें हुआ क्या था कि
अलग अलग जितने भी जज थे वो सभी धर्मों से थे। ठीक है, तो उसमें इसीलिए रखा गया था ताकि जो है निर्णय हो वो वस्तुनिष्ठ हो और सभी के लिए मान्य हो। ठीक है, और जो निर्णय हो वो सभी के लिए बाध्य भी हो। ठीक है, तो इस तरीके से जब निर्णय लिए जाते हैं तो सभी को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। आपने ये भी देखा हो कि जब भी कोई महिला का निर्णय होता है तो उसमें एक महिला जज भी होती है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से कभी जब निर्णय में कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ये 100% संभव नहीं है, ये इस बात का ध्यान रखें। पर इसे क्या किया सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है, इसको इसमें कुछ समाधान भी हैं जो कारगर हो सकते हैं। सबसे पहले यदि बात करूं तो प्रशिक्षण। प्रशिक्षण मैंने लिखा है समाधान में। होता क्या है कि जब लोक सेवक जब ट्रेनिंग के लिए जाता है, प्रशिक्षण के लिए जाता है, तो वहाँ पर उसको इस प्रकार से ढाला जाता है कि सभी धर्म एक जैसे हैं, उनमें सर्वधर्म समभाव की भावना को जागृत किया जाता है, देश के प्रति प्रेम की भावना को जागृत किया जाता है, और वहाँ इस प्रकार का माहौल उनको दिया जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान वो ये सभी बातें सीख पाते हैं और निर्णय के प्रति हमेशा वस्तुनिष्ठ रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। इसके साथ साथ दूसरा बिंदु मैंने लिखा है जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी। अभी देख लीजिए इसमें कि जो जज हैं उनमें भी किया जाता है कि 3 अगर जज महिला हैं तो उसमें से 2 पुरुष होंगे, तो वो हिस्सेदारी उसमें सही तरीके से हो पाती है। ठीक है, अल्पसंख्यक के मामलों में भी यही होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। जैसे कि कोई भी सिविल सेवक है उनमें भी देखिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी हर चीज़ें जो हैं बांटी गई हैं ताकि निर्णय जो हो वो हमेशा वस्तुनिष्ठ आधार पर हो, सभी के लिए अलग अलग बनाया गया है इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। इसके बाद देख लेते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, जो नैतिक मूल्य हैं हमारे वो हमें बचपन से ही उनमें पहले से ही डेवलप करने चाहिए, ताकि होगा क्या कि जब धीरे धीरे वो बच्चा ग्रो अप करेगा, जब धीरे धीरे वृद्धि अपना विकास करेगा, तो उस समय उसके मन में इस तरीके की भावनाएं उत्पन्न नहीं होंगी, तो वो निर्णय लेने में सक्षम हो पाएगा। तो ये ध्यान रखें। इसके साथ साथ देख लें कि स्कूलों एवं कॉलेजों में पाठ्यक्रम में इसे शामिल करना चाहिए। जब इसे शामिल कर लिया जाना चाहिए, नीति शास्त्र को शुरू से ही पढ़ाया जाना चाहिए कि एक सब्जेक्ट के रूप में, जिस तरीके से अभी संविधान की जो प्रस्तावना है उसको बोलने की बात की गई है, तो इससे होगा क्या कि धीरे धीरे लोग इसे अडॉप्ट करना शुरू कर जाएंगे और सीखने लगेंगे कि किस प्रकार से ये होता है। तो हमारे ये मूल्यों में धीरे धीरे शामिल होता जाएगा और पाठ्यक्रम में रहेगा तो लोग इसे पढ़ेंगे भी और पता भी होगा कि करना क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि वस्तुनिष्ठता है क्या, अर्थ देखा, किन क्षेत्रों में होता है, 3 जगहों में देखा प्रयोग होता है, दर्शन, विधि और नीति शास्त्र में। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि वस्तुनिष्ठता संभव है कि नहीं। ठीक है, समाजीकरण हमने देखा, इसमें की पॉइंट के रूप में मैंने लिख दिया है, बाकी चीज़ें आप लिख सकते हैं जो मैंने बताया है। ठीक है, समाधान में देख लिया हमने प्रशिक्षण और जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी होनी चाहिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में विशेष ध्यान होना चाहिए। इसके साथ साथ स्कूल एवं कॉलेजों में जो है पाठ्यक्रमों में इसे शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स की तरह है, आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसमें जो हमने लास्ट में बात की थी कि आखिरकार वस्तुनिष्ठता सिविल सेवकों हेतु आवश्यक क्यों। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नीति शास्त्र और ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप लोक सेवक बन रहे हैं, आप सिविल सेवक बन रहे हैं, तो आपको क्यों आवश्यक है वस्तुनिष्ठ होना। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं समानता की, तो समानता की बात इसलिए की जाती है कि जब आप वस्तुनिष्ठ होंगे तभी आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि नागरिक जो हैं हमारे देश के उनको समान अधिकार प्राप्त हो सकें, और एक समान यदि उनको अधिकार दिए जाएंगे तो वो सही तरीके से कार्य कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि जो लोक सेवक है वो क्या कर पाएगा कि सभी लोगों के लिए विशेष प्रकार के जो नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, वो ये ध्यान में रखकर बनाएगा कि सभी एक समान है और सभी के लिए जो नियम है वो सही होने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखें। इसमें दूसरा देख लेते हैं, इसमें विवेकाधीन शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना हो। होता क्या है इसमें कि जब लोक सेवक आप बनते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी शक्तियां प्रदान की जाती हैं जो आपके विवेक पर आधारित होती हैं, और उस समय होता क्या है कि यदि आप वस्तुनिष्ठ निर्णय नहीं ले पाते हैं तो ज़्यादातर यही होता है कि आप उसमें अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर देते हैं और कोई निर्णय किसी पक्ष में दे देते हैं, किसी के फेवर में दे देते हैं। तो उसमें होगा क्या कि किसी दूसरे पक्ष को उसका नुकसान झेलना पड़ जाएगा या किसी वर्ग विशेष को उसका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमें वस्तुनिष्ठ होकर जो है निर्णय लेने होंगे। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा।
तीसरा देख लेते हैं नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि नैतिक दुविधा के समय सही निर्णय हेतु क्या वस्तुनिष्ठता आवश्यक है। उसमें होगा क्या कि इसमें ऐसा होता है कि दो पक्ष होते हैं, ठीक है, और दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखें दुविधा में। और उसमें ये होता है कि एक जो निर्णय आपको लेना आवश्यक होता है, ये दुविधा का विषय होता है। उस समय आपको वस्तुनिष्ठ होकर निर्णय लेना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखें दुविधा में। इसके साथ साथ देख लेते हैं कि अधीनस्थों के निष्पक्ष मूल्यांकन हेतु। देखिए होता क्या है, जब आप लोक सेवक बनकर जाएंगे वहाँ पर आपके बहुत सारे ऐसे अधीनस्थ होंगे, आपके साथ काम करने वाले लोग होंगे, जिनके साथ यदि आप निष्पक्ष रहेंगे, उनके साथ आपका जो व्यवहार है वो निष्पक्ष रहेगा, तो उनके काम में दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहेगी और वो प्रशासन के लिए बहुत ही अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखें इसमें। इसके साथ साथ देख लें कि घटनाओं का जो निष्पक्ष आकलन है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि जैसे घटनाओं की यदि बात करूं तो कोई भी दंगे हो सकते हैं, ठीक है, कोई अल्पसंख्यकों का हो सकता है, या कोई धार्मिक दंगा हो सकता है, या सामाजिक दंगा हो सकता है। तो उसमें क्या होगा कि आप सही स्थितियों का निष्पक्ष रूप से उसमें क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, जिससे कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जो समाज के लिए या देश के लिए नुकसानदायक हो। तो ये हो सकता है। इसके साथ साथ देख लें कि समान कानून का निर्धारण होगा, ठीक है। समान कानून का निर्धारण किस प्रकार से होगा, क्योंकि इसमें होगा क्या कि जब आप वस्तुनिष्ठ होंगे तो सभी के लिए ये सोचेंगे कि जो भी निर्णय लिए जाएं वो सभी के लिए सही तरीके से हों और उसमें समाज में सभी लोगों का भला हो सके। तो इस तरीके से आप समाज में कानून का जो निर्धारण है, जो संविधान में जो नियम है, उसके आधार पर आप लोगों के हित की बात करेंगे और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में एक आदर्श राज्य बनाने में आप मदद करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बिंदु हैं, 6 बिंदु हैं, 6 बिंदु काफ़ी हैं क्योंकि आपको 150 शब्दों में ये उत्तर लिखना होगा और ये बिंदु काफ़ी हैं। इसके अलावा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है और इन्हें ही आप बार बार पढ़ें तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और अगला वीडियो जो लोक सेवा के प्रति समर्पण है उस पर हम लोग बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।